पिछले 4 दिनों के अंदर 3 ऐसे जहाजों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है जिनमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 3 भारतीय नाविक एक भूतपूर्व महाशक्ति के अकड़ू राष्ट्रपति की सनक का शिकार हो गए हैं। भारत ने इस मामले में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल, उसके गैस, उसके खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं वेनेजुएला के साथ जैसा किया वैसा ही ईरान के साथ भी करेंगे। ट्रंप को हो क्या गया है? ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? क्या अमेरिका ईरान दोबारा फुल स्केल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और भी बुरे दिन आने वाले हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 10 जून की सुबह अमेरिकी सेना ने MT सेटाबेलो नाम के एक टैंकर पर हमला किया जिस पर पलाऊ का झंडा लगा हुआ था और उस वक्त वो जहाज ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था। उस पर कुल 28 क्रू मेंबर्स थे जिनमें से 24 भारतीय थे और 4 विदेशी नागरिक थे। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इस जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। इस हमले के बाद 3 भारतीय नाविक लापता बताए गए थे, लेकिन 11 जून को केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि कर दी कि उन तीनों की मौत हो चुकी है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में आदित्य शर्मा के पिता ने बताया कि आदित्य की उम्र महज 23 वर्ष थी। पिछले महीने ही उनकी नियुक्ति मिडिल ईस्ट में हुई थी। उसके पहले वे प्रशांत महासागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर कार्यरत थे। तब उनके परिवारजनों को नहीं पता था कि आदित्य एक महाशक्ति की सनक का शिकार हो जाएंगे। मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे शिप हिट हुआ है यूएस नेवी की मिसाइल से। तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। उसके बाद हमें कोई भी कॉल नहीं है। मेरे बेटा की एज 23 थी, तो इट वाज हिज फर्स्ट ज्वाइनिंग। तो उसने 27 नवंबर को दुबई से शिप पर ज्वाइन किया था, जो कि सिंगापुर और चाइना के रूट पे था, और 5 महीने वहीं पे चलता रहा, 6। अब लास्ट मंथ ही वो मई के एंड में ही वो इधर चाइना के ओमान की तरफ आए। अरे बाबू, मंगलवार को शाम को फोन आया तो सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। तीनों टाइम मागोर ली अपने देवर के पास फोन की, बाबू फोनवा नहीं आवा था। हम अपने मायके थे, अपने ननद के मन ससुराल में फोन किए जे ए बमनी भाई हमसे रिसियाल बनी का हमर फोनवा नहीं करत न नेटवा खोलता नहीं। सेटाबेलो के जख्म अभी हरे ही थे कि 11 जून की सुबह ओमान के शिनास पोर्ट से 21 नॉटिकल मील दूर गिनी बिसाऊ के झंडे वाले एक और जहाज MV जलवीर पर हमला हुआ। इस पर 20 भारतीय नाविक सवार थे। इस जहाज के इंजन रूम में भी धमाके के बाद आग लग गई। राहत की बात बस इतनी है कि भारत सरकार के मुताबिक सभी 20 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनका इवैक्यूएशन जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कबूल किया है कि जलवीर पर भी हमला उन्होंने ही किया है। उनका दावा है कि यह जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 13 अप्रैल से ही अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के इर्द गिर्द नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। इस ब्लॉकेड के तहत अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को या तो वापस भेज रही है या उन पर बमबारी कर रही है। अब तक 134 जहाज़ों को रिडायरेक्ट किया गया है। बाकी 9 जहाज़ों पर बमबारी की गई है। जलवीर 9वां ऐसा जहाज़ था। पिछले 4 दिनों में यह तीसरा जहाज़ था जिसे अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। इसके पहले 8 जून को MT मैरीवेक्स पर हमला हुआ था। पलाऊ के झंडे वाला यह तेल टैंकर ओमान के मसीरा तट के पास था। इस पर सभी 24 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आरोप था कि यह जहाज अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके ईरान के पोर्ट की तरफ जा रहा था। तभी अमेरिका के एक फाइटर जेट ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग रूम पर मिसाइल दाग दी। जहाज में छेद हो गया और आग लग गई। गनीमत रही कि जहाज से सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया गया था एक रेस्क्यू ऑपरेशन में।
भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक और पब्लिक दोनों मोर्चों पर अमेरिका से नाराजगी जताई है। 10 जून को भारत ने नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और कार्यवाहक प्रभारी जेसन निक्स को विदेश मंत्रालय तलब किया। 11 जून को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दौरान भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। एमईए ने बताया कि ये हमले अमेरिकी नौसेना ने किए हैं। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सुनिए। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. The 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian-owned ships; they are all foreign flagged ships. अब सवाल ये है कि अमेरिका इन जहाज़ों पर हमला क्यों कर रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इन हमलों को सही ठहराता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। इस तरह के हमले जो इस समय अमेरिका कर रहा है या ईरान कर रहा है, इंटरनेशनल वाटरवेज में उसका कोई सैंक्शन नहीं। और अगर यूएन के भी चार्टर को देखें, उसमें भी ये कहा जाता है कि आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेट अगर वॉर का सिचुएशन है तो उसमें अटैक कर सकता है। लेकिन उसमें भी मिलिट्री शिप्स या नेवल शिप्स जो वॉर या वॉर एफर्ट्स के लिए यूज की जा रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल वाटर में, फ्री फ्लोइंग वाटर्स में भी इंटरनेशनल मिलिट्री शिप्स भी अगर जा रही हैं, नेवल शिप्स भी जा रही हैं, उन पर नहीं अटैक किया जाता। ये एक कन्वेंशन है। लेकिन अगर वॉर चल रहा हो तो भी इंटरनेशनल वाटर्स में अटैक नहीं किया। लेकिन ये तो अब पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट की जो स्थिति इस समय बन गई है, उसको देख के लग रहा है ये पूरा वॉर जोन ही। इंटरनेशनल वाटर तो था, लेकिन ईरान और यूएस के वॉर में ये वॉर का थिएटर बन गया है। तो इंटरनेशनली सैंक्शन नहीं है। इंटरनेशनल सैंक्शन कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि ये फ्री वाटरवेज में अटैक किया जा सकता है। यूएन का आर्टिकल 2(1) में भी ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में भी ये मेंशन्ड है कि वो किसी तरह से इस पर अटैक नहीं कर सकते। हाँ, मिलिट्री सिचुएशन में किया जा सकता है। अगला सवाल ये कि अमेरिका इस कदर हिंसक क्यों हो गया है, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है? जब हम ये शो शूट कर रहे हैं, उससे कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिकी सेना आज रात टुनाइट ईरान पर भीषण हमले करेगी। आने वाले समय में अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेगा, उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हथिया लेगा और उसके तेल गैस मार्केट्स पर पूरा कंट्रोल रखेगा, जैसे उसने वेनेजुएला में किया है। धमकियों से भरा एक पोस्ट 10 जून को भी आया था। उसमें ट्रंप ने लिखा था, ईरान की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, हम उन्हें हरा चुके हैं, अब वे कुछ नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट का गुंडा अब खत्म हो चुका है, उन्होंने डील करने में बहुत समय लगा दिया, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी का मतलब क्या हुआ? यही सवाल एक पत्रकार ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछा तो उन्होंने जंग के भविष्य पर जवाब दिए। हम उन पर जोरदार हमले करेंगे। हेलीकॉप्टर पर हुए हमले के बाद हम जरूर ऐसा करेंगे। हमें इसका पूरा अधिकार है। जिस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया वो बहुत शानदार और उन्नत मशीन थी। शुरुआत में हमलावरों ने जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि हमला उन्हीं ने किया था। हमले के दौरान एक बम हेलीकॉप्टर में फंस गया था, लेकिन वो फटा नहीं। हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, लेकिन बम विस्फोट हुआ नहीं। इस बयान के कुछ देर बाद 10 जून की देर रात अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। तेहरान से लेकर पोर्ट सिटी, बंदर अब्बास, खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तट पर मौजूद कई इलाकों में धमाके दर्ज किए गए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उसने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन समेत कई खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। 11 जून की सुबह कुवैत ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने भी अपने लोगों के लिए वार्निंग अलर्ट रिलीज किया। ईरान ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के अल अजराक एयरबेस पर खड़े
कई लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। उधर बहरीन की राजधानी मनामा समेत कई शहरों में भी मिसाइलों के अलर्ट सायरन सुनाई दिए। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में ड्रोन हमले में तबाह हुई इमारतें और गाड़ियां नजर आईं। इस दौरान 11 साल की एक बच्ची भी घायल हो गई। खाड़ी देशों पर बमबारी के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी। IRGC ने कहा कि अब वो हॉर्मुज के रास्ते को सभी जहाजों के लिए बंद कर देगा। IRGC के एरोस्पेस कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का खतरा आया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को नर्क बना देगा। इससे पहले 8 जून को ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से अमेरिकी आर्मी के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। हेलीकॉप्टर ओमान के तट के करीब समुद्र में जा गिरा था। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अब अमेरिका के लिए हमले का जवाब देना जरूरी हो गया है। बयान के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिकी मिलिट्री ने इसे सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक यानी खुद के बचाव में की गई कार्रवाई बताया। हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और जॉर्डन में अमेरिकी नेवी के बेस पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था। ट्रंप और उनके सलाहकार एक बार फिर वहीं लौट आए हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। ट्रंप टीम को भरोसा था कि महान अमेरिका की ताकतवर सेना ईरान को नाकों चने चबवाएगी, ईरान बिना शर्त सरेंडर कर देगा, बातचीत की मेज पर आ जाएगा और ट्रंप की शर्तों पर अपनी संप्रभुता बेच देगा। इसी उम्मीद में अमेरिकी सेना को काम पर लगाया गया, लेकिन ईरान पहले से तैयार था। 40 दिन तक उसने अमेरिका इजराइल की ताकतवर सेनाओं का सामना किया। इन 40 दिनों में अमेरिका के मिलिट्री माइट पर, उसकी तैयारियों पर सवाल उठे। उसके हथियारों का खजाना भी खाली हुआ। गोला बारूद पर करीब $30 बिलियन का खर्च आया। अमेरिका में तेल गैस के दाम बढ़े। अमेरिकी जनता ने ईरान जंग पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। इन सब के बाद अमेरिका ने लड़ाई का रास्ता छोड़ा और बातचीत की राह चुनी। पिछले 2 महीनों में ईरान को न्यूक्लियर डील पर राजी कराने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सफलता हाथ अब तक नहीं लगी और अब अमेरिका दोबारा वहीं लौट आया है। एक बार फिर ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि बमबारी के दम पर ईरान को झुका लेंगे। हमने कल उन पर जोरदार हमला किया था और आज फिर करेंगे। अब देखते हैं कि बातचीत और समझौते का क्या होता है। हम एक समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन वे बार बार हमें टाल रहे हैं और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उनका सामना कुछ बेहद कमजोर और नाकाबिल अमेरिकी राष्ट्रपतियों से हुआ था। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से झुकेगा? पिछले 3 महीनों का घटनाक्रम देखें तो ऐसी बमबारी के बाद ईरान की लीडरशिप और भी जिद्दी हो जाती है। ट्रंप और उनके नेगोशिएटर्स की बातों से उसका भरोसा भी उठ जाता है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका की बमबारी से उसे क्या मिलेगा? क्या ताकत के दम पर एक अच्छा समझौता मुमकिन है, या फिर ट्रंप हर अगले कदम के साथ एक न्यूक्लियर डील से दूर होते जा रहे हैं? ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पागल कहा था, क्रेजी कहा था, उनका साथ छोड़ने की धमकी दी थी, क्योंकि बकौल ट्रंप लेबनान में इजराइल के हमलों से बनी बनाई बात बिगड़ने वाली थी, बिगड़ने का खतरा था। अब बनी बनाई बात कौन बिगाड़ रहा है? अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? जानकारों को सुनिए। उनका जो ऑपरेशन ये जो चल रहा है, जो भी है, वॉर कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो अब तक अचीव नहीं हुआ है। उस ऑब्जेक्टिव से ट्रंप हट गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव से इजराइल भी हट रहा है। वो था अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ ईरान, वो नहीं हुआ। रिजीम चेंज, वो नहीं हुआ। तो अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या मीट हुआ? अब जो एक नया वॉर फ्रंट खोल दिया, जिसकी शायद अपेक्षा नहीं की थी ट्रंप ने या इजराइल ने, वो था होर्मुज को बंद करने का। अब जब होर्मुज बंद हो चुका है, तब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन यही है कि किसी भी तरह उसको निगोशिएशन से सॉल्व किया जाए। लेकिन यदा कदा ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते रह रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन एक, या तो बहुत एग्रेसिवली आप इंटरवीन करते, ग्राउंड फोर्सेस जाते, वहां न्यूट्रलाइज करते, तब ऐसा होता। लेकिन इस समय आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये, मैं तो यही समझता हूं, ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर चलेगा, इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। और ये ईरान के भी हित में है। जितने दिन वो लटका के रखे इस वॉर को, उनको अपने लोगों को लेजिटिमाइज करने में फायदा होगा, अगर अमेरिका का फायदा हो या ना हो।
तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इमीडिएट एंड या तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के इशू पे या सैंक्शंस हटाने के इशू पे या अन्य मामले जितने हैं, लेबनान या हूती या उनके जितने सपोर्टेड मिलिशिया हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के इशू पे, तो मुझे अब ये लग रहा है कि ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर है, इसी तरह चलता रहेगा 5-6 महीने तक। और तब उसके बाद जो अदर पावर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमें इंडियन सेलर्स पे जो अटैक हुआ या इंडियन इंटरेस्ट पे जो अटैक्स हो रहे हैं, उससे ये भी दिखाया जा रहा है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो भी यहां आए नेगोशिएट करने के लिए। ये इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो यूएस ने शायद किया हो, ये सोच के कि अगर इंडिया तेल ले जाता है, चाइना तेल ले जाता है, तो वो भी यहाँ आके प्रोटेक्शन दे, जो ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे नहीं लग रहा है इसका इमीडिएट कोई सोल्यूशन है, या ग्राउंड ट्रूप भेजें जिस तरह इराक में किया था, तभी कोई सोल्यूशन मिल सकता है। अमेरिका ईरान का सीज फायर शुरू से ही एक संपूर्ण युद्ध विराम की तरह नहीं था, बल्कि एक अघोषित समझौते की तरह था कि बमबारी होगी पर विध्वंसक नहीं होगी, हमले नहीं रुकेंगे लेकिन फुल स्केल वॉर भी नहीं होगी। और इस कंफ्यूजन के बीच न्यूक्लियर डील जैसे पेचीदा मुद्दे पर बातचीत भी होती रही। हैरानी की बात है कि अब तक संतुलन बना हुआ था, फुल स्केल जंग नहीं छिड़ रही थी। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे तो फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन इससे गलत फहमी बढ़ने का भी खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब कुछ ट्रंप के कंट्रोल से बाहर चला जाए और मिडिल ईस्ट में दोबारा एक फुल स्केल रीजनल वॉर शुरू हो जाए। ऐसा हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 जून को उनसे बढ़ती महंगाई पर सवाल किया गया था। आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 4.2% हो गई है। यह पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका ईरान जंग ही है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि आई लव द इन्फ्लेशन, मुझे महंगाई पसंद है। उनका दावा है कि जंग के बाद ये आंकड़े किसी पत्थर की तरह लुढ़कते हुए नीचे आ जाएंगे। ट्रंप साहब तो इसी तरह नए नवेले तर्क गढ़ लेंगे। संभव है उनकी जनता को यह सब कुछ रास भी आ जाए, लेकिन बाकी दुनिया का क्या होगा? ताज़ा हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 2% के उछाल के साथ $94 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इन आंकड़ों पर नजर रखने वाली एक संस्था है रायस्टैड एनर्जी। उसका कहना है कि अप्रैल में सीजफायर की शुरुआत के बाद तनाव अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। संस्था का अनुमान है कि अगर ऐसा चलता रहा तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर सकती हैं। आप जानते ही हैं कि ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा आंच एशियाई देशों पर आएगी। हम और आप भी इसका नुकसान झेलेंगे। ऐसे में ट्रंप के फैसलों पर आपकी क्या राय है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? ईरान के रवैये पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। ये तस्वीरें हैं आयरलैंड के बेलफास्ट की, वही बेलफास्ट जहां 1998 में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच कई सालों से चल रही हिंसा और लड़ाई को खत्म करने के लिए समझौता हुआ था। खैर, इस बार हो रहे प्रदर्शन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई नहीं, बल्कि इमिग्रेशन के खिलाफ विरोध है। रिपोर्ट्स की माने तो 8 जून को उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में सूडान से आए 30 साल के हादी अलुद्दीन का एक आयरिश व्यक्ति से विवाद हो गया। इसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आने के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। कई लोगों ने सड़कें बंद कर दी, गाड़ियों और इमारतों में आग लगा दी। आयरलैंड और ब्रिटेन में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हिंसा, आगजनी और लूटपाट हुई। बेकाबू भीड़ ने घरों, दुकानों, बसों और कारों पर हमला किया। हालात बिगड़ने पर कुछ लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। 30 साल के आरोपी पर हत्या की कोशिश और चाकू से हमला करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2023 में ब्रिटेन आया था। ब्रिटेन सरकार ने बताया कि वो सूडान का शरणार्थी है और उसे 2028 तक वहां रहने की कानूनी इजाजत मिली हुई है। घटना के बाद पूरे ब्रिटेन में शरणार्थियों और प्रवासियों को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दल सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी खबर, ताइवान की सेना ने 10 जून को चीन की तरफ रॉकेट दागकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। यह ताइवान के युद्धाभ्यास का हिस्सा था। इसका मकसद ये दिखाना था कि अगर चीन हमला करता है तो ताइवान उसका मुकाबला कैसे करेगा। मिलिट्री ड्रिल में ताइवान ने अमेरिका से मिले HIMARS रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ऐसे तो इस सिस्टम का पहले भी परीक्षण हो चुका है, लेकिन पहली बार इसके रॉकेट ताइवान और चीन के बीच मौजूद ताइवान स्ट्रेट के पानी की तरफ दागे गए। ये रॉकेट ताइवान के पश्चिमी तट पर चल रहे सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन दागे गए। ताइवान का यह इलाका सीधे चीन की तरफ पड़ता है। ड्रिल में HIMARS रॉकेट सिस्टम के साथ साथ 155 मिलीमीटर की बड़ी तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। आप जानते ही हैं कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कहता है कि एक दिन उसे अपने कंट्रोल में जरूर लेगा।
इसी वजह से चीन लगभग हर दिन ताइवान के आसपास अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजता रहता है। पिछले कुछ सालों में उसने ताइवान के पास कई बड़े सैन्य अभ्यास भी किए हैं। वहीं अमेरिका ऐसे तो ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन वो जबरन कब्जे का विरोध करता है। अमेरिका ताइवान को हथियार देने वाला उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।